सिलिकॉन वैली बैंक ने इतिहास रच दिया। यूएस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा दूसरा बैंक फेलियर एसवीबी बन गया। वैली बैंक कोलैप्स क्यों हुआ, इससे किस किस पे असर पड़ेगा और क्या इंडिया पे या हम लोगों पे या हमारे जो डिपॉजिट्स बैंक में जमा है इस पे इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब वीडियो में। देखिए, पहले तो आपको पता ही होगा कि बैंक में जो आप पैसा जमा कराते हो, डिपॉजिट कराते हो, उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है और फिर उस पैसे का बैंक क्या करता है ये तो आपको पता ही होगा, वो लोन दे देता है। बट जो बात आपको नहीं पता होगी वो ये होगी, अगर वो उस पैसे से लोगों को लोन दे देता है तो आपका जो पैसा है बैंक में जब आप विड्रॉ कराने जाते हो तो वो आपको कैसे मिल जाता है विड्रॉल पे, जितना आप चाहो उतना। इस बारे में पूरे डिटेल में बैंकिंग के किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं एसवीबी की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं इस बैंक की थोड़ी सी डिटेल्स बेसिक। 1939 में ये बैंक फाउंड हुआ था, 39 ईयर्स पुराना हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली बैंक क्या था, ये एक स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक था। इसकी जो पॉलिसीज होती थी ये स्टार्टअप फ्रेंडली होती थी और इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करते थे स्टार्टअप्स को। इस वजह से सारे जो स्टार्टअप्स हैं मोस्टली उनका अकाउंट होता था इस बैंक में, सिलिकॉन वैली बैंक में। देखिए, जैसे कि हमने वीडियो में बात ही करी है कि जो आप पैसा अगर आपको पता है कि जो आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो उसके साथ क्या होता है, बैंक उसको लोन पे दे देता है या बॉन्ड्स खरीद लेता है। अब इसमें क्या चाहिए, अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट जो सेविंग्स पे है 3%, मतलब बैंक आपको 3% इंटरेस्ट दे रहा है आपकी सेविंग्स पे, तो उसको लोन ऐसी जगह देना होगा या बॉन्ड्स ऐसे खरीदने होंगे जहाँ पे उसको इंटरेस्ट 3% से ज़्यादा का मिले, ताकि वो आपको 3% का इंटरेस्ट, मान लीजिए उसने किसी को लोन दिया 6% पे या 7% पे ले लेते हैं, तो जो 7 - 3 जो 4% का जो डिफरेंस है, 4% का जो प्रॉफिट है, ये 4% प्रॉफिट है बैंक का और 3% वो आपको आपकी सेविंग्स पे दे देगा। तो ये उसको करना होगा अगर बैंक को रन करना है, नहीं तो एटलीस्ट तो 3% तो कमाना ही होगा उसको लोन पे, ताकि वो आपको 3% दे सके। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने भी यही किया। उसने क्या किया बट इसमें, ताकि वो और डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट कर सके, उसके साथ ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले, उसने क्या करा, अपने इंटरेस्ट रेट, बैंक के सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ताकि दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं और उसके साथ बैंक अकाउंट खोलें और वहाँ पैसा रखें। अब इसका मैं एक कंपैरिजन लूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या बड़ी बात होगी, तो आपको एक कंपैरिजन लेके बताते हैं डेटा से। जो बैंक ऑफ अमेरिका, जो एक अमेरिका का फेमस बैंक है, वो जो इंटरेस्ट रेट अपने डिपॉजिटर्स को दे रहा है वो अराउंड 0.96% है। और अगर मैं इंडस्ट्री के एवरेज की बात करूँ कि सारे बैंक्स का एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, वो है 1.17%। बट सिलिकॉन वैली बैंक जो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट दे रहा था वो 2.33% था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इसके साथ और अकाउंट खुलवाए और डिपॉजिट और पैसा बैंक में आया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे अभी भी कोई राइज नहीं हुई है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम अभी भी कोई नहीं है, बस बैंक को क्या करना है, ये जो पैसा उसके पास आया है उसको ऐसी जगह लगाना है कि उसको जो इंटरेस्ट मिले वहां से वो एटलीस्ट 2.33% होना चाहिए, ताकि वो अपने डिपॉजिटर्स को वो पैसा दे सके। नहीं तो ऑब्वियसली उससे तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ताकि वो भी कुछ पैसा प्रॉफिट अर्न कर सके और बैंक को सैलरी, एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके और बैंक चल सके। वरना दूसरे अगर 2.33% भी जस्ट वो कमा रहा है तो वो सिर्फ अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे पाएगा, बैंक नहीं चल पाएगा। तो ऑब्वियसली उसको 2.33% से ज़्यादा ही इंटरेस्ट कमाना होगा इस पैसे पे। अब जनरली वो क्या करते थे, अब लोन लेने के लिए अब जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो वो जस्ट बैंक उठा के लोन भी दे देता है, लोन भी देता है और दूसरी जगहों पे भी उसको इन्वेस्ट करता है, जैसे बॉन्ड्स खरीद के गवर्नमेंट के। अब बॉन्ड्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता वो बाद में बात करेंगे, बट एक टाइप ऑफ शेयर आप कह सकते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर करते हो वैसे बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स में खरीदते हैं बैंक्स, उस बॉन्ड्स को खरीद के उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो सिलिकॉन वैली बैंक पहले क्या करता था, ऐसे बॉन्ड्स खरीदता था। अब बॉन्ड्स की भी एक तरह बॉन्ड्स एफडी की तरह होते हैं, उनकी मैच्योरिटी होती है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। तो शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं वो 1 साल से पहले मैच्योर हो जाते हैं, पैसा मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। तो 10 साल 15 साल जिनकी मैच्योरिटी होती है वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। अब एसवीबी ने शॉर्ट टर्म में पहले वो इन्वेस्ट करता था बॉन्ड्स में। अब इस टाइम क्या किया उसने, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद लिए, जिनका जो बॉन्ड्स में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जो उन्होंने खरीदा वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज खरीदी गवर्नमेंट से। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब सही चल रहा था। अब प्रॉब्लम कब आई, इन्फ्लेशन में 2022 के बाद प्रॉब्लम आई। जब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी तो जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, फेडरल रिजर्व, उसने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अराउंड 4% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जो कि 0.9% के अराउंड चल रहे थे कोविड से पहले। और ये इतना बड़ा नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। अब ये सब चीज़ों में बोल रहा हूँ, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, बैंक्स जो लोन देते हैं, बॉन्ड्स, सारी चीज़ें जो है वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है। बात वापस आते हैं
तो अभी भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इन्फ्लेशन जैसे जैसे चलती है तो इंटरेस्ट रेट भी बैंक सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर बाकी जो कमर्शियल बैंक है जैसे सिलिकॉन वैली बैंक और बाकी सारे जो बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, रिजर्व बैंक भी अपनी इंटरेस्ट रेट हर 4-5 महीने में बढ़ाता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली सारे बैंक SBI HDFC सारे रेट अपने इंटरेस्ट भी बढ़ाते जा रहे हैं। इनको उनके रेट्स के साथ 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 चलना पड़ता है। अब ये इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहा है सेंट्रल बैंक? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये एक वन ऑफ द वे होता है। इसके बारे में आगे दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे जब फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ उसने मना कर दिया बॉन्ड्स को खरीदने के लिए। जो बॉन्ड्स उसने इशू करे थे, जो सिलिकॉन वैली बैंक ने बॉन्ड्स खरीद के रखे थे ताकि उसको उस पर इंटरेस्ट मिले और उस इंटरेस्ट में से 2.33% उसको अपने डिपॉजिटर्स को देना भी है और जितना बचेगा बाकी का इंटरेस्ट से वो उसका प्रॉफिट। तो इन्फ्लेशन की वजह से फेडरल रिजर्व ने इस बार ये जो बॉन्ड्स थे खरीदने के लिए मना कर दिए। तो जब उसने खरीदने के लिए बॉन्ड्स मना कर दिए तो जिनके पास बॉन्ड्स पहले से पड़े थे और वो सेल करने वाले थे, अब क्योंकि वो सेल नहीं कर पाएंगे कि फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक है, आप उसी से बॉन्ड्स खरीदते हो और उसी को सेल करते हो जो बॉन्ड्स होते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में प्रॉब्लम हुई और ये वर्ड स्प्रेड हुआ। तो क्या हुआ, बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई। तो जब बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा था बैंक्स को, क्योंकि बॉन्ड्स जो है जनरली बैंक्स ही खरीदते हैं, जिसमें से सिलिकॉन वैली बैंक ने 90% जो उसका पैसा था डिपॉजिट्स का वो बॉन्ड्स में लगा रखा था और बाकी 10% दूसरे लोन्स में दे रखा था। तो जैसे कि आप समझ सकते हो ये कि बहुत बड़ा बैड डिसीजन था कि अपना मैक्सिमम भी नहीं 90% पैसा बॉन्ड्स में लगा देना और वो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जो 10 साल की मैच्योरिटी थी जिनकी, मतलब 10 साल तक सिलिकॉन वैली बैंक अपना पैसा नहीं उठा सकता। अगर उसको वापस चाहिए पैसा तो ये FD की तरह होता है। जैसे FD में आपका पैसा फिक्स हो जाता है, अगर आपको पहले चाहिए तो आपको फिर उसकी फीस भरनी पड़ती है और आपको इंटरेस्ट भी कम मिलता है। तो आप पहले लोगे तो आपको लॉस होता है ऑब्वियसली। तो वैसे सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बॉन्ड्स का जो वैल्यू थी वो कम हो गई, इंटरेस्ट भी कम हो गया। फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड्स में पैसा SVB ने लगा रखा था उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा था उसको वो था अराउंड 1.79% एज कम्पेयर टू जो इंडस्ट्री में जो बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा था और जो उनको पैसा मिल रहा था रिटर्न इंटरेस्ट वो था 3.9%। कहने का मतलब है जब सिलिकॉन वैली बैंक ने बॉन्ड्स खरीदा था तब वो महंगे चल रहे थे, इसलिए तब उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 1.79%। लेकिन अब जब बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई है, किसी भी वैल्यू चीज की वैल्यू कम हो जाती है बॉन्ड्स के केस में, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप अभी खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 साल पहले बॉन्ड खरीदा होगा और अगर मैं अब खरीदूंगा तो उन दोनों के बीच में जो होगा इंटरेस्ट का ये डिफरेंस होगा। पहले वाले पे कम इंटरेस्ट मिलेगा, अब वाले पे ज्यादा हो जाएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करते हैं किसी और वीडियो में। मैं जस्ट सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहता हूँ बैंक के कोलैप्स का रीजन। तो जो इंडस्ट्री को जो इंटरेस्ट मिल रहा था बॉन्ड्स पे वो था 3.9%। तो आप सोच सकते हो SVB, अब इसमें आप बोलोगे इसको तो लॉस हो रहा है इंटरेस्ट का, इसमें भी कोई लॉस नहीं है, यहाँ तक भी सब सही है। इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिख रहा है जो बाकियों को मिल रहा है और जो SVB को मिल रहा है वो ऑब्वियसली SVB को कम मिल रहा है, बट इसमें भी अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली 2.33% अपने डिपॉजिटर्स को देना है, उसको मिल रहा है 1.79%। अब आपको इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आई है? दरअसल प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई है, देखिए जब आप कोई भी शेयर खरीदते हो मार्केट में, शेयर मार्केट में 100 रुपए का अगर आप शेयर खरीदा है और उसका प्राइस मान लीजिए 90 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। अगर आप उस शेयर को सेल कर देते हो तब आपने खरीदा था 100 रुपए में, आपने सेल करा, आपको 90 रुपए मिलेंगे, तब आपको 10 रुपए का लॉस होगा। अगर आप उस शेयर को होल्ड करके रखोगे, वेट करोगे 1 महीने का या कुछ हफ्तों का कि जब उसका प्राइस वापस से 100 रुपए हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा तब मैं सेल करूंगा, तब उस केस में आपको लॉस नहीं होगा और ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आप उसको महंगे प्राइस पे सेल करो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही SVB अभी भी कोई ऐसे जोन में नहीं था, अब ट्रिगर जोन में कि उसको ऐसी नीड लगे कि अब हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि उसको लगा कि अब अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेल नहीं करेंगे बॉन्ड, तो जब हम बॉन्ड सेल नहीं करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर हम सेल कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा अभी हम सेल नहीं करेंगे, जब 10 साल की मैच्योरिटी हो रखी है, बॉन्ड्स की 10 साल की मैच्योरिटी वाले हमने खरीद रखे हैं, वो हम तभी सेल करेंगे, जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब सेल कर देंगे, तब हमें पैसा मिल जाएगा। और तब तक क्या पता इन्फ्लेशन जो चल रहा है ये उसकी वजह से हुआ है, फेडरल ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो गई, तो क्या पता तब तक ऑब्वियसली इन्फ्लेशन पूरी सालों साल तो रहेगी नहीं, कम हो जाएगी, अपने आप सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, बॉन्ड्स की वैल्यू भी वापस से अप हो जाएगी। तो ये उसने सोच के रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। प्रॉब्लम आई अब मार्च में और फरवरी के मंथ में, जब स्टार्टअप विंटर शुरू हो गया। स्टार्टअप विंटर एक टर्म होती है
वो भी अगर आपको समझनी है वो मैं आपको यही समझा देता हूँ। उसका छोटा सा इजी सा मतलब है। देखिए, जब स्टार्टअप्स आपको पता होगा, स्टार्टअप्स नई छोटी छोटी कंपनियां होती है जो नई नई कॉन्सेप्ट लेके वो बिजनेस शुरू करते हैं। तो जब वो बिजनेस शुरू करते हैं उनको फंड्स की जरूरत होती है, तो फंड्स वो रेज कर लेते हैं इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, इन लोगों से, या बैंक से लोन ले। बट एक समय ऐसा आता है जैसे कि अभी वाला, जब इन्फ्लेशन चल रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो लोगों को पैसे की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को भी अपने पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी वो सेल करने लग जाते हैं कंपनीज में जहां जहां पैसा लगा रखा है, और वापस लेने लग जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है, उनको भी महंगी हो रखी है चीजें, तो उनको भी अपना खर्चे चलाना है। तो ऐसी चीजें हो जाती है। जब बैंक्स भी लोन कतरा कतरा के देते हैं, इजिली नहीं देते इन्फ्लेशन में, और बैंक तो जो रेट है बैंक की वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रखी है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो बैंक्स ने भी जो लोन पे इंटरेस्ट वो ले रहे थे वो भी बढ़ गए। तो ऑब्वियसली अब स्टार्टअप हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये होती है स्टार्टअप विंटर की, जब जो फंडिंग विंटर भी कहते हैं, कि जब फंड्स रेस करने की एक कमी पड़ जाए। इन्वेस्टर भी इस समय कोई से भी स्टार्टअप को फंड करना प्रेफर नहीं करेंगे। अब अगर आप इस टाइम पे अगर फंड्स रेस करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी फंड्स रेस करने में, क्योंकि अब इन्वेस्टर इस टाइम पे फंड्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टार्टअप में, और उल्टा जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी वो उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्टार्टअप विंटर, जब फंडिंग की कमी पड़ता है। तो जब स्टार्टअप फंड रेज नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रेफर नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे स्टार्टअप में, तो क्या होता है, अब दूसरा लास्ट ऑप्शन बचता है, जो उनका बैंक में पैसा है वो विड्रॉ कर लें। तो अब प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है। तो स्टार्टअप्स ने क्या करा, क्योंकि स्टार्टअप विंटर चल रहा था, इन्वेस्टर्स फंड नहीं कर रहे उनको, बैंक्स लोन दे रहे हैं हाई इंटरेस्ट पे, तो उन्होंने लास्ट ऑप्शन क्या देखा, अपने जो बैंक अकाउंट है वहां से जो डिपॉजिट उन्होंने जमा करा के वो विड्रॉ करा के अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस चलाएं। उनको अपने लोगों को सैलरी भी देनी है, बिजनेस भी चलाना है, तो पैसा तो चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो अपना बैंक से पैसा विड्रॉ करने लग गए। तो जब बैंक से पैसा विड्रॉ करने लग गए, ये जो स्पीड थी, ये जस्ट आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फंड्स नहीं दे रहे, लोन हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है, बट ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत बड़े स्केल पे होता है। स्टार्टअप्स क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट में पैसा विड्रॉ करने लग जाते हैं बैंक से। इसका इफेक्ट अगर आपको देखना है तो डेटा की मैं बात करते हैं, एसवीबी में सिर्फ मार्च और फरवरी में ये जो लास्ट क्वार्टर गया है, उसी में $30 बिलियन की विड्रॉ हो गए। उसके जो डिपॉजिट टोटल थे उसमें से $30 बिलियन स्टार्टअप ने विड्रॉ कर लिए जस्ट इसी 2-3 महीने में। तो ये आप इसका इफेक्ट दे सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, लेकिन उसने अपना 90% पैसा बॉन्ड्स में लगा रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म वाले, जो 10 साल बाद मैच्योर होंगे। अगर आप 10 साल से पहले उसको सेल कर देते हैं तो वही बात बताई, जैसे कि शेयर वाले मैंने एग्जांपल में बताया था, आपको लॉस होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ से हुई, एसवीबी ने जो पैसा लगा रखा था, डिपॉजिटर्स जो उनका पैसा, डिपॉजिटर्स ने, स्टार्टअप ने जो पैसा जमा कर रखा था एसवीबी के साथ, वो उसने बॉन्ड्स में लगा रखा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुई, स्टार्टअप्स अपना पैसा वापस मांग रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे। $30 बिलियन ऑलरेडी डिपॉजिटर्स ने विड्रॉ कर लिया, एसवीबी पे कैश की कमी हो गई। यही बात हुई, यही पॉइंट हुआ जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब उस पे बैंक पे पैसा नहीं बचा डिपॉजिटर्स को देने के लिए, सारा उसने 90% बॉन्ड्स में लगा रखा था, और वो भी 10 साल बाद मैच्योर होंगे। तो अब जो स्टार्टअप विड्रॉ करने आ रहे थे पैसा, उनको पैसा देने के लिए एसवीबी को अपने बॉन्ड्स सेल करने पड़े, और जब उसने सेल करे और उसने अबाउट $21 बिलियन के बॉन्ड्स उसने सेल कर दिए, ताकि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा विड्रॉ करने के लिए उनको पैसा दे सके। और इस $21 बिलियन के बॉन्ड्स पे उसको $1.81 बिलियन का लॉस हुआ। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप शेयर 100 रुपए का खरीद के 90 रुपए पे सेल कर देते हो, 10 रुपए का आपको लॉस हो गया, तो वैसे ही एसवीबी के साथ हुआ। उसने जो बॉन्ड्स सोच रखा था कि वो मैच्योरिटी पे सेल करेगा ताकि उसको लॉस ना हो, उसको अभी सेल करने पड़े ताकि अपने डिपॉजिटर्स को पैसा दे सके, क्योंकि उस पर कैश खत्म हो गया था, बैंक में पैसे खत्म हो गए कि वो अपने डिपॉजिटर्स जो एटीएम में उससे विड्रॉ करने जा रहे हैं पैसा, या कैसे भी विड्रॉ कर रहे हैं, उनको पैसा दे सके। जब बैंक में पैसा ही नहीं था डिपॉजिटर्स को देने के लिए, बट डिपॉजिटर्स को बैंक की बात थोड़ी पता है अंदर की, वो तो उनको पैसा चाहिए। स्टार्टअप, जैसे मैंने बताया, मोस्टली स्टार्टअप्स का बैंक होता है, बैंक अकाउंट था एसवीबी के साथ, और स्टार्टअप्स को इस टाइम पे पैसे की बहुत ज्यादा नीड थी, क्योंकि कहीं और से उसे पैसा नहीं मिल रहा था, तो सब ने विड्रॉ करने लगे पैसा। एसवीबी पे पैसा खत्म हो गया, उसने फिर अपने बॉन्ड सेल करे ताकि वो पैसा दे सके। अब ये यहाँ तक भी नहीं रुका, स्टार्टअप फिर और विड्रॉ करते रहे, धीरे धीरे करते रहे, क्योंकि उनको तो अपने खर्चे चलाने हैं, सैलरी देनी है, अपने परचेज करनी है, तो पैसा उनको चाहिए और कहीं से मिल नहीं रहा। लास्ट ऑप्शन ये है। तो अब और आगे पैसा एसवीबी को अरेंज करना पड़ा ताकि अभी और जो स्टार्टअप्स
पैसा विड्रॉ करेंगे उनको दे सके। उसके लिए उसने क्या करा, अब उसने इक्विटी क्या मार्केट में, शेयर मार्केट में, इक्विटी में, डेब्ट्स में पैसा रेस करा, कैपिटल रेस करा और ज़्यादा अराउंड $1.75 बिलियन का उसने कैपिटल रेस करा, मार्केट से कैपिटल उठाया। जब ये बात इन्वेस्टर्स तक पहुंची कि सिलिकॉन वैली बैंक ने कैपिटल रेस करने के लिए पैसा मार्केट में स्टेप उठाया है, उसको मतलब कैपिटल की जरूरत है, इसका मतलब कि उस पर कैश नहीं है इनफ कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा दे सके। ये बात जैसी स्प्रेड हुई, ये वर्ड जैसे स्प्रेड हुआ इन्वेस्टर्स में, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे एसवीबी में, उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ करने लगे, क्योंकि उनको बात पता चल गई कि इतने स्मार्ट इनफ होते हैं इन्वेस्टर कि अगर वो बैंक कैपिटल रेस कर रहा है इसका मतलब उस पर इनफ पैसा नहीं है। तो इसलिए अब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा विड्रॉ करने लगे। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ करने लगे, स्टार्टअप्स अपना पैसा विड्रॉ करने लगे, तो एसवीबी पे पैसे की कमी पड़ गई कि वो अपने स्टार्टअप, अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा दे सके। 6 मार्च को उसने कैपिटल रेस करने के लिए $1.75 बिलियन कैपिटल रेस किया। 8 मार्च को उसके शेयर 60% तक नीचे गिर गए जब इन्वेस्टर्स को ये बात पता चली। और उसके बाद 8 मार्च को FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, जो कि जितने भी बैंक अकाउंट लोगों के खुले होते हैं उसमें जितना भी पैसा वो जमा करते हैं अप टू $250,000 उनका इंश्योर्ड पैसा FDIC करती है। मतलब अगर किसी भी केस में बैंक कोलैप्स हो जाता है तो आपका $250,000 तक आपका पैसा सेफ होगा, इंश्योर्ड है, और वो FDIC आपको पैसा देगी इंश्योर्ड। ऐसे इंडिया में भी है, इंडिया में भी ऐसे डिपॉजिट पे आप जो पैसा जमा करते हो बैंक में, बस लोगों को नहीं पता, बट इंडिया में भी ऐसे जो डिपॉजिट आप पैसा जमा करते हो बैंक में, उस पर भी लिमिट है कि इतने लिमिट तक पैसा जो है आपका इंश्योर्ड रहता है, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लिमिट अप टू इंडिया है, वो इंडिया में करंटली 5 लाख है, कि मतलब जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है, अगर 5 लाख रुपए से कम है तो ऑब्वियसली सारा पैसा आपका इंश्योर्ड है, आपको गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आपको पूरा आपका पैसा सेफ है, बैंक के साथ कोई कुछ भी हो जाए। बट अगर उससे ज्यादा है तो उस अमाउंट पे 5 लाख तो आपका सेफ है, उसके बाद की तो श्योरिटी नहीं है। तो ये जो है FDIC ने उसको टेक ओवर कर लिया बैंक को, एसवीबी को 8 मार्च को, और एक अनदर बैंक खोला कैलिफोर्निया में, सेंटा क्लेरा बैंक के नाम से, वहां पे सारे डिपॉजिट ट्रांसफर कर दिए और वो अब FDIC के अंडर में है सारे डिपॉजिट्स, और अप टू $250,000 जो है वो डिपॉजिट सेफ है। और बट केस कैच ये है क्योंकि इसमें एसवीबी में मोस्टली स्टार्टअप का अकाउंट था, तो स्टार्टअप्स इतना कम पैसा तो होगा नहीं उनपे, तो अराउंड 60 to 80% से ज्यादा जितने भी पैसा बैंक, जितने भी अकाउंट्स थे, मोर देन 70% जितने भी अकाउंट्स थे उनमें मोर देन $250,000 पैसा था, क्योंकि वो स्टार्टअप्स के अकाउंट्स थे, उसमें इससे ज्यादा ही पैसा था। तो आप सोच सकते हो वहां तक तो सेफ है, उसके बाद जितना भी स्टार्टअप्स ने पैसा डिपॉजिट किया है वो अनसेफ है। अब इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है उसकी बात करते हैं। देखिए इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनका भी पैसा इस बैंक अकाउंट में था, जो यूएस से डील करते थे, यूएस में कुछ सामान बेचते थे, तो वहां से जो पैसा, जो उनको पैसा डिपॉजिट करते थे, उन्होंने इसके लिए यहाँ इस बैंक में अकाउंट खोल रखा था हैंडल करने के लिए अपना पैसा। तो इसलिए इंडियन मार्केट में थोड़ी हलचल थी। बट इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें तो ओनली $1 बिलियन का पैसा जो है वो इंडियन स्टार्टअप्स का टोटल इस अकाउंट में है, जिसमें से $200 मिलियन रिसेंटली, परसों ही, कल ही एक्चुअली, वो वहां से उस एसवीबी से मूव करके गिफ्ट सिटी में लाया गया, ऑलरेडी लाया गया है। आईसीआईसी के कंट्रीब्यूशन से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने और एचएसबीसी बैंक ने, जो इंडियन ब्रांच है एचएसबीसी की, क्योंकि एचएसबीसी तो फॉरेन बैंक है, जो उसकी इंडियन ब्रांच है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जो इंडियन स्टार्टअप का पैसा वहाँ स्टक है उसको वो यहाँ मूव कराएंगे इंडिया में। तो $1 बिलियन में से आउट ऑफ दैट $200 मिलियन वो वहाँ पे गिफ्ट सिटी में, गुजरात की, वहाँ पे उन्होंने जो उनके एक डिपॉजिट सेंटर बैंक खोला है वहाँ पे उन्होंने मूव कर दिया है। बस जितना पैसा बचा है वो अभी भी वहाँ पे स्टक है। इतना ही इफेक्ट पड़ेगा स्टार्टअप पे, इंडियन स्टार्टअप पे मोस्टली इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि उनके साथ बैंक अकाउंट है, उनको पैसों की अब क्रंच पड़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर से तो रेस कर नहीं सकते, बैंक से लोन हाई मिल रहा है, तो उन्हें पैसे की कमी पड़ेगी। ये इफेक्ट एसवीबी का ये पड़ेगा स्टार्टअप। अब जब उनको सैलरी पे करनी होगी, जो उनको स्टार्टअप जो बिजनेस रन करना होगा, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, उनको पैसे की कमी पड़ेगी। बस यही प्रॉब्लम है जो यहाँ पे स्टार्टअप फेस करेंगे। बट ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टार्टअप क्लोज हो जाए, क्योंकि पैसा जब नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा ही कैसे। बाकी बात करें हम लोगों का पैसा तो सेफ है। बट अब इस इंसिडेंस पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, हम तो इससे बिल्कुल ही सेफ है। जो नॉर्मल लोग हैं इंडियन, जिनका स्टार्टअप से कोई लेन देन नहीं है, इस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो हम सब सेफ है, हम पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। बट आपको एक एडवाइस दूंगा इस इंसिडेंट से, और ये पास में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, ये सेकंड
दूसरा सबसे बड़ा बैंक फेलियर है यूएस की हिस्ट्री में। आपको डेटा की बात करूं तो ये डेटा आप देखते रहेंगे साइड टू बाय साइड। अब मैं बात करूं एडवाइस की, तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपना जो भी पैसा है सिर्फ एक अकाउंट में ना रखें, उसको डाइवर्सिफाई करके रखें। देखिए एसवीबी के साथ प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, उसने अपना सारा पैसा बॉन्ड्स में लगा दिया लॉन्ग टर्म वाले में। अब उसको पैसे की नीड थी तो 10 साल बाद मैच्योर होंगे। अब अगर थोड़े बहुत उसने सेल भी कर दिए तो उसको उससे लॉस हो गया। तो ये बात तो उसे नहीं करनी चाहिए थी, उसको डाइवर्सिफाई रखना चाहिए था अपना पैसा। और लोगों को भी, आपको भी अपना पैसा सिर्फ एक बैंक में नहीं रखना चाहिए। अगर उस बैंक को कुछ होता है, मान लीजिए अगर आप पे 10 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख रुपए किसी और बैंक अकाउंट में रखिए, 5 लाख किसी और में रखिए। इससे क्या होगा, अगर कोई भी एक बैंक फेल भी हो जाता है तो 5 लाख तो अप टू आपका इंश्योर्ड हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, और जो दूसरे बैंक में 5 लाख है वो सेफ है क्योंकि दूसरे बैंक को कुछ हुआ नहीं है। एक बैंक अगर फेल हो जाता है तो ऐसे आपको अपना पैसा एक बैंक अकाउंट में कभी नहीं रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। एसवीबी की दूसरी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां की बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने ये असेस नहीं करा कि अगर हम इस इंटरेस्ट पे इस बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो हमें फ्यूचर में 2.33% कैसे दे पाएंगे डिपॉजिटर्स को। ये प्रॉब्लम थी। आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको अपना पैसा अलग अलग बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, कम से कम 2-3 अगर ज्यादा पैसा है। किसी भी एक अकाउंट में आपको अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। बट इंडिया में तो इतना बड़ा कुछ भी फेलियर नहीं आया कि ऐसा हो जाए, और आई होप कि आपका पैसा भी सेफ रहे। और विश यू द बेस्ट हेल्थ, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और आज की वीडियो में इतना ही। हमने एसवीबी पे बात करी, दूसरी वीडियो में डाल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरी वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और एक सबसे बड़ी असम्पशन बैंक्स जो बना के रखते हैं जिसकी वजह से ही एसवीबी कोलैप्स हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे उस वीडियो में। बाय बाय। So at a basic level, Silicon Valley Bank management failed badly.